क्रिस्टोफर स्मिथ की द बैनिशिंग नामक फिल्म, जो कुछ समय तक एक छोटे से फेस्ट के बाद शडर पर प्रीमियर हुई, एक शासकीय काल के अवधि के टुकड़े की स्थानिक शैली और टोन रखती है, लेकिन यह थोड़ी सी पागलपन से भी भरी है। यह हॉन्टिंग ऑफ ब्लाई मैनर जैसी कुछ उम्मीद की जाती है, और रास्ते में माइक फ्लैनिगन की ऑक्यूलस का भी एक मात्रा है, जियालो किचन सिंक गए तत्वों को मिलाती है, और यह सब ब्रिटिश कोहरे में घुस जाता है। कुछ मजबूत प्रोडक्शन मूल्यों और प्रस्तुतियों के बावजूद स्मिथ की फिल्म बस असंगतता के सड़क पार करती है, और यह विचित्र डेविड लिंच जैसी प्रकार की असंगतता नहीं है जो एक टोन सेट करती है, बल्कि यह उस प्रकार की असंगतता है जिसमें लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि शडर पर क्या और है। जैसा कि आजकल भूतिया घरों की फिल्मों की अधिकांश तरह, द बैनिशिंग का कथान भी एक वास्तविक स्थान पर आधारित माना जाता है, लेकिन इस बार यह इंग्लैंड के सबसे भूतिया घरों में से एक, बॉर्ली रेक्ट्री, का सबसे अफसोसनीय उदाहरण है। एक चौंकाने वाले प्रसंग के बाद, जो एक फिल्म की संकेत करते हैं जिसका पीछा नहीं किया जाता है, स्मिथ की एक आदत है कि वह एक दिशा में इशारा करते हैं और फिर दूसरी दिशा में चलते हैं, जो आमतौर पर कम रोचक होती है। द बैनिशिंग में नए पादरी का परिचय किया जाता है, जिनका नाम लाइनस है। जॉन हेफरनन प्रदर्शन के प्रति लगभग कुछ भी नहीं कर रहे, जो अपनी नई पत्नी मरियान ने, जेसिका ब्राउन फिंडले, और उनकी बेटी एडलेड, अन्या मैकेना ब्रूस, के साथ बॉर्ली आए हैं। बेशक यह जल्दी ही हो जाता है कि एडी, फिल्म में लगभग 400 बार चिल्लाए गए नाम, ने एक काल्पनिक दोस्त बना लिया है, और मरियान रात के बीच अजीब आवाज सुन रही है। द बैनिशिंग का बड़ा हिस्सा मेरियान द्वारा उन भूतों का सामना करने में होता है जो बर्ली के किताबों में छिपे कई अयोग्य घटनाओं से उभरे हैं, और वह एक स्थानीय तंत्रिका है। हरी प्राइस शॉन हैरिस ने ऐसे नजर आते हैं मानो वह पूरी तरह से एक अलग और बेहतर फिल्म में हो। उसने पिछले में जैसा किया है, हैरिस ने वह डरावनी पंजीकरण की ओर जाने का प्रयास किया है जिसे यथार्थवादी कहा जा सकता है, लेकिन उसे समझ में आता है कि इस फिल्म को उस प्रकार की अजीब ऊर्जा की तरह की तीव्रता की आवश्यकता है जो दर्शक की त्वचा के नीचे जाने के लिए है। और भगवान का धन्यवाद, क्योंकि हैरिस के चारों ओर के बहुत कुछ सिर्फ बेस्वाद और बुद्धिमत लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि द बैनिशिंग को पूरी तरह से डरावने सामने का सामना करने की आवश्यकता थी, और स्मिथ बहुत सतर्क एक फिल्मकार है जो ऐसा करने के लिए, जब यह भयानक रूप से मुकाबला करने की आवश्यकता थी, तो यह सुनासाना लग रहा है। द बैनिशिंग का एक भयावह दोष ये है कि इस भटकती हवेली में फंसे मुख्य पात्र सकारात्मक नहीं है। चाहे जो कुछ भी कहा जाए फ्लानागन के कमजोरियों के बारे में, वह समझता है कि पात्र महत्वपूर्ण है। हमें उन लोगों के प्रति संवेदनाएं होनी चाहिए जो भटक रहे हैं, वरना ये अधूरा एहसास होता है। द इनोसेंट्स या द अदर्स पर स्पष्ट प्रभाव होने में भी यही बात लागू होती है। चाहे जितनी भी कोशिश करे गैर चरित्र को घनिष्ठता देने की, ढूंढ ले बस यादगार नहीं है। और हेफरनन तो एक और अधूरा चरित्र है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका परिचय और उपदेश कभी स्पष्ट नहीं होते। आपको पता होता है कि फिल्म मुश्किल में है जब भटक रहे मुख्य पात्रों से अधिक रुचि भटक रहे सहायक पात्रों में होती है। आप भूतों के लिए लगभग खुश होने लगते हैं। यह मदद नहीं करता कि द बैनिशिंग की दृश्य भाषा ऐसा लगता है कि यह कहानी के खिलाफ सदैव काम कर रही है। यह एक कहानी है जो वैकल्पिक आयामों में डुबकी मारती है, और जिसमें ऐसे दर्शक हैं जो अन्य वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन सिनेमेटोग्राफी अक्सर गलत कोण को चुनती है। एक उच्चारणात्मक संवाद ऐसे तरीके से शूट होता है जिससे तनाव को बढ़ाने की बजाय उसे कम कर दिया जाता है, और संपादन स्टीम या वातावरण को नहीं बढ़ाता है। डबली हो रही है। उछलने वाले आकर्षण से बचने और एक प्रेतवादी को सामान्य महसूस कराने के बीच एक पतली रेखा है। ओह, बस पुराना बॉर्ली हाउस फिर से। इस फिल्म में हैरिस की पागल अदाकारी के बाहर और जॉन लिंच की कुछ स्वागतनीय एकाएक खाई मिचाई से, जो कि अद्भुत है क्योंकि पाठक में नाजियों, प्रेत, चोगनी आकृतियों,
काल्पनिक मित्रों, डरावनी गुड़ियाओं, प्रतिबिंब वास्तविकताओं और कुछ ऐसी पागल प्लॉट विवरण है जिनमें से कोई नया गति बना सकता है। कोई गलत होगा।